हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे होंगे। तो हम लोग लेकर आ गए हैं आरओ का टेस्ट। तो आज का टेस्ट है टेस्ट नंबर 9, जिसमें कि हम लोग करेंगे जीएस। तो आरओ के टेस्ट में देखिए होता है 140 क्वेश्चन, जो कि पहला पेपर होता है। और दूसरा पेपर होगा हिंदी का, जो कि जिसमें कि 60 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसके बाद वीडियो जो आएगा वो हिंदी का आएगा, और पहला वाला ये वीडियो है। तो ये है 140 क्वेश्चन का जीएस। ठीक है, जो कि टेस्ट नंबर 9 है। इसके पहले 8 टेस्ट करा दिए गए हैं, तो आप लोग जाकर टेस्ट देख सकते हैं। देखिए टेस्ट ऐसे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे जगह पर सर्च करने पर टेस्ट मिल रहा है। तो चलिए, कोचिंग संस्थाओं से हम लोग ये यहाँ पे चालू किया जाता है, तो उससे हम लोग लेते हैं टेस्ट। और अगर आप यूपीएससी सॉरी, अगर आप यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी टेस्ट चलाया जा रहा है। तो अगर टेस्ट देखना चाहे तो देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। और दूसरा है, ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखिए दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, जब दोनों कथन सत्य है तो ऑप्शन करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कथन है, इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, क्योंकि इंद्रधनुष सुबह पश्चिम तथा शाम को पूर्व दिशा में बनता है। तो कौन सा कथन सही है? सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होता है उत्तर दर्पण। तो ये होता है आभासी, सीधा, छोटा। तो हो जाएगा उपरुक्त सभी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल एक उदाहरण है? वोल्टी सेल, लेक्लेंच सेल, डेनियल सेल या निकल लॉ सेल? कूट का प्रयोग करें और सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा है? तो ये हो जाएगा 1 2 3, जो 4 है निकल लॉ सेल, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, चुंबकीय बल रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक मिनट। 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, प्रत्येक पंक्ति एक खुला और निरंतर वक्र है। दूसरा है, यह उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। और तीसरा है, वे उन ध्रुवों के पास भीड़-भाड़ वाले होते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होते हैं। कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही हो जाएगा। पहला हो जाएगा गलत। प्रत्येक रेखा एक बंद और निरंतर वक्र है। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। वे कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। वे उन ध्रुवों के पास भीड़ भाड़ वाले होते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है और वे चुंबकीय कपास सुई को प्रभावित करते हैं। तो देखिए पहला कथन हो जाता है गलत। ठीक है, खुला नहीं रहता है, बंद रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊपर है 6, फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है सही? इसके पदार्थ का गलनांक उच्च होता है और उच्च कोटि का फ्यूज तार टीन का बना होता है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल देखिए 2 कथन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो फ्यूज ऐसे तार से निर्मित होता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है, उच्च नहीं होता है, कम होता है, इसलिए पहला हो जाएगा गलत। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लेसर किरणों का उपयोग होता है? लेसर किरणों आंकड़ों के संग्रहण में, होलोग्राफी में, प्रतिरक्षा में या उपयुक्त सभी? तो हो जाएगा उपयुक्त सभी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकिरण द्वारा किसी वस्तु की उष्मा के क्षय होने की दर निर्भर करती है वातावरण के तापांतर पर, वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति पर, पृष्ठभूमि क्षेत्रफल या उपयुक्त सभी? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दर्पण बनाने में किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड या फेरिक ऑक्साइड? किसका होता है बताइए? तो ये होता है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग होता है। और ये अमोनियम नाइट्रेट है तो इससे उर्वरक बनाने में काम आता है, और सिल्वर ब्रोमाइड तो इससे फोटोग्राफी होता है, और फेरिक ऑक्साइड तो इससे होता है रंजक के रूप में कार्य। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण मापन का यंत्र, कैलोरीमीटर सॉरी कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा, और एक्यूमिनेटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु, और डायनेमोमीटर तो ये इंजन धारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने का यंत्र है। कौन सा कथन सही होगा, गलत इसमें है? तो देखिए इसमें जो सी नंबर है, एक्यूमिनेटर, ये विद्युत ऊर्जा को संचित कर का यंत्र है। ठीक है, जो अमीटर विद्युत धारा को एम्पियर से मापता है, अमीटर बोलते हैं इसको, और एक्यूमुलेटर को तो इसको बोलते हैं विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यंत्र होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा गलत। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी घटना का संबंध प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित नहीं है?
प्रकाश से प्रकीर्णन। तो ऑप्शन ए है आकाश का रंग नीला दिखाई देना, दूसरा है दोपहर के समय सूर्य का रंग सफेद दिखाई देना, तीसरा है समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देना और चौथा है साबुन के बुलबुले का रंग दिखाई देना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साबुन के बुलबुले का रंग रंगीन दिखाई देना, ये संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कथन है ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपरिवर्तित हो जाती हैं क्योंकि विभिन्न माध्यमों तथा विभिन्न तापों पर ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होता है। तो कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो देखिए पहला कथन सही है, ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है आगे, निम्नलिखित में से किस ताप पर कोई अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर एक अचालक की भांति कार्य करने लगते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री, 0 डिग्री या इनमें से कोई नहीं होगा? तो देखिए ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई अर्धचालक एक अचालक की भांति कार्य करने लगते हैं। ताप घटाने पर अर्धचालकों की चालकता में कमी आने लगती है, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर यह एक अचानक की भांति कार्य करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है, क्या है? तो यह है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर कार्बोरेटर किसमें होता है बताइए? पेट्रोल वाले गाड़ी में होता है, मोटरसाइकिल। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भौतिक राशि मात्रक। तो इसमें दिया है ताप केल्विन, विद्युत वोल्ट, ज्योति तीव्रता कैंडेला और समतल कोण रेडियन लिखा है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विद्युत धारा जो होता है वो एम्पियर नापता है, न कि वोल्ट। बाकी सब सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो वस्तु का भार यानी वेट और द्रव्यमान यानी मास अपरिवर्तित रहेगा, वस्तु का भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएगा, या वही रहेगा या बदल जाएगा? तो बताइए क्या होगा? तो ये हो जाएगा भार बदल जाएगा जबकि द्रव्यमान वही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो उसका भार बदल जाएगा जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। इसका कारण है कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का कम होना, जिससे वस्तु के भार में परिवर्तन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है आगे, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, क्या है? तो यह है नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, दूरदृष्टि दोष के लिए निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकता है? दूरदृष्टि दोष, तो यह होगा नेत्र गोलक के अल्प अभिसारी शक्ति के कारण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं क्योंकि नेत्र लेंस की अल्प अभिसारी शक्ति हो जाती है तथा नेत्र गोलक अत्यंत छोटा हो जाता है। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वाष्पन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से कौन सा नहीं है? नहीं याद रखिए, कौन सा नहीं है? ताप है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पवन वेग है, वस्तु का द्रव्यमान नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 20 नंबर, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप, तो ये करता है ध्वनि का परावर्तन, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मोड़ पर चलती कार में बैठे यात्री कौन सा बल कार्य करेगा? उस टाइम कौन सा कार्य करेगा बताइए? तो ये करेगा अपकेंद्रण बल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो किसी मोड़ पर चलती कार में बैठे यात्री पर अपकेंद्रण बल कार्य करेगा क्योंकि व्यक्ति का शरीर केंद्र से बाहर की ओर झुक जाएगा और जब वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर कोई बल कार्य करता है तो उस बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नियम कोणीय संवेग संरक्षण के तुल्य है? कोणीय संवेग संरक्षण, तो ये हो जाएगा केल्पर के क्षेत्रीय वेग का नियम, ऑप्शन नंबर बी। तो केल्पर का द्वितीय नियम, जिसे क्षेत्रफलीय वेग का नियम भी कहते हैं, कोणीय संवेग संरक्षण के तुल्य है। इस नियम के अनुसार किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है, यानी कि ग्रह का क्षेत्रफल वेग नियत रहता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी जी का मान सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था? न्यूटन, केपलर, गैलीलियो या कैवेंडिश? कौन है? तो ये हो जाएगा कैवेंडिश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित माध्यमों में से किस ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी? किस ध्वनि चाल होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, वायु, पारा, अल्कोहल? तो हो जाएगा पारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पारा। तो ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है जो ठोस, द्रव्य तथा गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकती है परंतु निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि की चाल वायु में 332 प्रति मीटर सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड में
कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर प्रति सेकेंड और पारा में 1450 होता है, इसलिए सबसे ज्यादा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित किरणों में से किसकी वेधन क्षमता सबसे कम है? वेधन क्षमता अवरक्त विकिरण की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई, तापमान पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ पर, ऊपरी सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपरी सभी। क्वेश्चन नंबर 27 है, नाभिकीय भौतिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रदरफोर्ड को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित बताना है। ठीक है, सही सुमेलित कौन सा है? टैकोमीटर वायु यानी गति मापने के लिए यंत्र, यही सही है। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर होता है गतिमान वाहन की मापने के लिए होता है, जो गतिमान वाहन की गति मापने के लिए। ठीक है। और एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर होता है वायु के वेग नापने के लिए। और वाट मीटर, तो ये होता है विद्युत शक्ति की माप करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऊंचाई बढ़ने के साथ जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह है घटता है। तो ऊंचाई में वृद्धि के साथ जल की क्वथनांक में कमी आती है, अर्थात घटता जाता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब में घटता जाता है वायुदाब, और वायुदाब में कमी के कारण क्वथनांक घट जाता है। यही कारण है कि अगर ऊंचाई पर पहाड़ों पर खाना पकाया जाए तो पृथ्वी की अपेक्षा देर से पकते हैं। इसका मुख्य कारण है क्वथनांक में कमी होना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कथन है, अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण असमान में तारे टिमटिमाते हैं, क्योंकि वायुमंडल में अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण प्रकाश की किरणें अपरिवर्तित होकर अपनी दिशा से हट जाती है। कौन सा कथन सही होगा? तो ये होगा कथन और कारण दोनों सही है। कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इधर है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, विद्युत बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? भरी जाती है। विद्युत बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है, पता है? नाइट्रोजन के साथ आर्गन भरा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? ऊष्मीय मान ये होता है हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है, घरेलू विद्युत आपूर्ति में प्रयोग होने वाला उदासीन तार नेचुरल वायर सामान्यतः किस रंग का होता है? बताइए किस रंग का होता है? ब्लैक, काला होता है। अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियां मिलाने पर उसकी विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह है बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, समुद्र के जल का नीले रंग का दिखाई देना प्रकाश के किस गुण का उदाहरण है? तो यह है प्रकीर्णन। अम्ल यानी एसिड के संबंध में क्या कथन असत्य है? एक मिनट, अम्ल विद्युत चालक होता है। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल भस्म और क्षार से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। कौन सा कथन इसमें असत्य है? तो ये है, अम्ल लाल से लिटमस से नीला कर देते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो जाएगा। तो अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिनमें एक या एक से अधिक विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान हो तथा उन्हें आंशिक या पूर्णतः धातुओं या धातुओं के सदृश आचरण करने वाले मूलकों द्वारा विस्थापित करने पर लवण का निर्माण होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र तथा मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। क्षार लाल लिटमस को नीला तथा मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आ गया था 37, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट की अम्लता को दूर करने में है। कॉपर सल्फेट कीटाणुनाशक के रूप में है। साइट्रिक अम्ल दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में है। तो देखिए इसमें सभी सही है, लेकिन ऑप्शन सी जो है ये गलत है। साइट्रिक अम्ल दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बता रहा है। तो देखिए साइट्रिक अम्ल का उपयोग धातुओं को साफ करने में होता है। खाद्य पदार्थों व दवाओं के निर्माण में कपड़ा उद्योग किया जाता है। ठीक है। जबकि बुंजेइक अम्ल का उपयोग दवा के लिए होता है। बुंजेइक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। 40 है, सॉरी 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का उदाहरण नहीं है? दूध, नदी का गंदा जल, रक्त या स्याही, कौन सा नहीं है? तो यह हो जाएगा नदी का गंदा जल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में किया जाता है? विस्फोटक पदार्थ, तो यह है ग्लिसरोल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अपमार्जकों को के संबंध में क्या असत्य है?
यह कठोर जल से कपड़े धोने के काम आता है। इसकी अधिकता नदियों में जाकर प्रदूषण करती है क्योंकि यह जैव निम्नीकरणीय नहीं होते। इन्हें बनाने के लिए कच्चा पदार्थ पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। साबुन की अपेक्षा इसमें आर्द्रता गुण अधिक पाया जाता है। कौन सा कथन सही होगा? कौन सा कथन असत्य होगा? 3 कथन सही है, 1 कथन गलत है। तो यह है ऑप्शन नंबर सी गलत है। इन्हें बनाने के लिए कच्चा पदार्थ पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गलत। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? बेकेलाइट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बेकेलाइट नहीं है। नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता? कॉपर, जिंक, निकिल, एल्यूमिनियम। कौन सा नहीं पाया जाता है? तो ये है एल्यूमिनियम नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न परंतु परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसा है। दूसरा है, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार भिन्न होता है समस्थानिक कहलाते हैं। कथन ए सही है, कथन 2 सही है, ऊपरी दोनों सही है या दोनों नहीं सही है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों नहीं सही है। क्यों? क्योंकि ऊपरी दोनों कथन गलत है। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार भिन्न होता है समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम है। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। जैसे आर्गन, पोटेशियम तथा कैल्शियम समभारिक है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं जबकि समभारिकों के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? लोहे का जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दूसरा है, लोहे के संचारण के लिए ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति तथा नमी आवश्यक है। और तीसरा है, लौह धातु पर जिंक धातु की परत बैठाने की क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। कौन सा कथन इसमें असत्य बताना है? कौन सा कथन असत्य है बताइए। तो देखिए यहाँ जो असत्य पूछा है यहाँ पे सत्य होगा, तो ये तीनों के तीनों कथन सत्य हो जाएंगे। तो वायु और नमी की उपस्थिति लौह धातु संरक्षण होता है जिसमें लोहे की सतह पर फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोजन की भूरे रंग की परत चली जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रोड्यूस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। दूसरा है, वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। और तीसरा है, कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित होता है। और तीसरा है, चौथा है, प्राकृतिक गैस में प्रमुख घटक तत्व एथेन होता है। कौन सा कथन सही है? तो यह है ऑप्शन आपका 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? सिल्वर अर्जेटाइट, मैग्नीज पायरोलुसाइड, टीन कैल्कोसाइट, कॉपर कैल्वेराइट। बताइए कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो ये हो जाएगा आपका टीन कैल्कोसाइट और कॉपर कैल्वेराइट, ये दोनों सही। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्रूप्राइट, एजुराइट और कैल्कोसाइट कॉपर का अयस्क है। सोने का अयस्क कैल्वेराइट सिल्वोनाइट्स है। टीन का अयस्क क्या होता है? ये होता है कैसीराइट्स। ये सही था। क्वेश्चन नंबर अब देखिए यहाँ पर 47 जो कि मिलान करने वाला क्वेश्चन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये होता है आपका वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा आपका कास्टिका सोडा। और जिंक सल्फेट ये हो जाएगा आपका सफेद कशिश। और फेरस सल्फेट ये हो जाएगा हरा कशिश। तो 1 2 3 किसमें है? यहाँ पर गलत है। देखिए यहाँ पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यह कास्टिका होगा। और सोडियम कार्बोनेट ये वॉशिंग सोडा होगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 1 3 4 2 1 3 4 किसमें है?
ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। मानव शरीर में किस धातु की अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है? कौन सा है? तांबा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? लौह चूड़ अमोनिया गैस बनाने में, निकिल वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में, सिल्वर चूड़ सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में। कौन सा कथन सही होगा? तो ये है ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, महंगे कांच पात्र के निर्माण हेतु कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? सोडा कांच, सीसा क्रिस्टल कांच, क्राउन कांच या फ्लिंट कांच? तो यह होता है सीसा क्रिस्टल कांच, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन से पॉलीमर का उपयोग केबल के निर्माण में किया जाता है? पॉलीमर, तो यह किया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, कांच पर लेखन कार्य के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जल की अस्थायी कठोरता, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण होने के कारण, सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम वर्षा कराने में, पिटवा लोहा कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, और चौथा है किसी पदार्थ का परमाणु एटम उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो ये हो जाएगा आपका दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड ये होता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, सुना होगा, इस बार दिल्ली में हो रहा था ना। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, पानी का कौन सा गुण इसे एक अच्छा विलायक बनाता है? विलायक, तो ये उच्च द्विध्रुवी अगुण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, ताप बढ़ाने का विसरण की दर बढ़ जाती है, घट जाती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन समांगी की तरह दिखाई पड़ता है पर वास्तव में विषमांगी होता है? बताइए। तो ये होता है स्याही, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक मिनट, ब्रह्मांड में सर्वाधिक किस अवस्था के पदार्थ पाए जाते हैं? प्लाज्मा, ठोस, गैस या बोस-आइंस्टीन कैंडिसेट? तो यह पाया जाता है प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, ताजे घाव के लिए आयोडीन का टिंचर एक प्रतिरोधी है। यह तात्विक आयोडीन एक तंतु विलयन है जिसमें नहीं होता है जल, एसीटोन, एल्कोहल या पोटेशियम आयोडाइड। क्या नहीं होता है? तो यह होता है एसीटोन। नेक्स्ट है, साबुन में पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया किसके निर्माण द्वारा होती है? मिसेल, लवण, क्षारक या अम्ल? किसके द्वारा होती है? तो यह होती है आपका मिसेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन H+ देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नींबू रस या अमाशय रस? तो ये होता है अमाशय रस, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में नहीं किया जाता है? भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड, सोडियम तथा पोटेशियम के मिश्र धातु? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम तथा पोटेशियम मिश्र के धातु। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित रेडियो एक्टिव पदार्थों में से किसकी अर्ध आयु अधिकतम है? किसकी है बताइए? ये होती है यूरेनियम 238। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठोस अवस्था में मिलता है? ब्रोमीन, बोरोन, क्रिप्टन या रेडान? तो यह होता है बोरोन। क्वेश्चन नंबर 64 है, हाइड्रोकार्बन ऊपर भाग की क्रिया के द्वारा वाणिज्यिक पैमाने पर डाई हाइड्रोजन बनाई जा सकती है जब CO तथा H2 गैसों का मिश्रण निर्मित होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भाप अंगार गैस। तो भाप अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन मिश्रण को भाप अंगार गैस कहा जाता है। इसका निर्माण हाइड्रोकार्बन या कोक की उच्च ताप पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप से क्रिया कराने पर होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ईंधन का एक उदाहरण है? कोक, प्रोपेन, पेट्रोल, मोम? तो यह होता है आपका प्रोपेन, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए, मतलब कौन सा कथन सही है। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को शैलोद्रित कहते हैं, और दूसरा है लवड़ी और मृदा में उगने वाले पौधों को अधिपादप कहते हैं। तो कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो यह केवल एक कथन सही है। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को शैलोद्रित कहते हैं, अतः एक कथन पहला सही है। परंतु लवड़ी मृदा में उगने वाले पौधों को लवणोद्रित कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर केवल ए होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन पहचान कीजिए। डेंगू फीवर के लिए टाइगर मच्छर जिम्मेदार होते हैं, मलेरिया के लिए मादा एनाफिलीज मच्छर जिम्मेदार होते हैं, केवल मादा मच्छर ही रक्त चूसती है, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। तो कौन सा कथन सही है? चारों के चारों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी, देख रहे हैं, मादा मच्छर रक्त चूसती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, गलत युग्म की पहचान कीजिए। प्राणी और हृदय में कच्छों की संख्या मत्स्य वर्ग 2, मगरमच्छ 3, तिलचट्टा 13 या पक्षी 4। कौन सा कथन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये गलत है, गलत युग्म है। तो मगरमच्छ में कुल 4 कच्छे होते हैं, न कि 3, बाकी सही है। क्वेश्चन नंबर 69, असत्य कथन की पहचान कीजिए। पादप कोशिकाओं में केंद्र में मौजूद होता है, मनुष्य में कुल 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, पत्तियों की कोशिकाएं का रसोई घर भी कहते हैं। कौन सा कथन इसमें असत्य बताना है? तो इस तीनों के तीनों कथन असत्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, पादप कोशिका में केंद्र से जो थोड़ा हटकर स्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्र में मौजूद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे केंद्र मौजूद होता है, गलत है। और उसके बाद मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, न कि 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जोड़े पाए जाते हैं। 23 कितना हो गया? 3 3 6 2 2 4 46। और उसके बाद पत्तियों को पौधे का रसोई घर कहते हैं, जबकि पर्णहरिम के कोशिका रसोई घर कहते हैं। तो डी भी गलत हो, तीसरा भी गलत हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 70। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अंतःश्वास के दौरान 21% ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, उच्छ्वास के दौरान 78% नाइट्रोजन निकाली जाती है, उच्छ्वास के दौरान 16%, 17% O2 निकाली जाती है, ऑक्सीजन, और उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो बताइए कौन सा कथन सही होगा? ये होगा 70 नंबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, एक लंबे समय तक संकर टीटी पौधे में स्वपरागण एक मिनट, सॉरी, पर स्वपरागण कराने पर लंबे व बोने यानी त्रिसंबंधी एक में प्राप्त होते हैं, यह परिणाम सिद्ध करता है। तो यह होता है पृथक्करण का नियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 72। देखिए, लंबे समय तक मनुष्य के भोजन में थायमिन की कमी उत्पन्न करती है, चर्मदाह, रक्तस्राव, तांत्रिक तंत्र एवं पेशियों की दुर्बलता, रक्तल्पता। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तांत्रिक तंत्र एवं पेशियों की दुर्बलता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? लाइकेन, एनाबिना और माइकोराइजा, एजोटोबैक्टर। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 3 सही है, 1 और 3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1 और 3, लाइकेन और माइकोराइजा। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शरीर की दूसरी सबसे मजबूत हड्डी फीमर है, और शरीर की सबसे कमजोर हड्डी मैलियस है, शरीर की सबसे पतली हड्डी फैबुला है। बताइए कौन सा कथन सत्य है इसमें है? बताइए, हड्डी के बारे में पूछ रहा है। तीनों के तीनों कथन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन क्या कहलाता है? कूल्हे के जोड़ को, तो यह कहलाता है अर्थोप्लास्टी। क्वेश्चन नंबर 76 है, नाखून अथवा बाल काटते समय दर्द का आभास नहीं होता है, क्योंकि? बताइए क्यों नहीं होता है दर्द का आभास? तो क्योंकि इनमें मृत कोशिकाओं का द्रव्य होते हैं, जिनमें रक्त संचार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, और ये है मिलान करने वाला क्वेश्चन। सूचीबद्ध को सूची से मिलाना है। घुटना पैटेला बोन बोलते हैं, एड़ी को टार्सल बोलते हैं, चेहरा को लेक्रामिल बोलते हैं, और कंधा को तो इसको बोलते हैं स्कैपुला। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 78 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन असत्य है? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है, एंजाइम एक बाह्य उत्प्रेरक है, एंजाइम पाचन में भाग लेता है। सभी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कोई कथन गलत नहीं है।
79 नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन की पहचान कीजिए। ग्रहणी बड़ी आंत का मुख्य भाग है। सीकम अमाशय से जुड़ा जुड़ा भाग है। तीसरा है अमाशय का कार्डियक भाग ग्रासनाल से जुड़ा होता है। छोटी आंत का मध्य भाग में कोलन कहलाता है। कौन सा कथन सही होगा? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, अमाशय का कार्डियक भाग ग्रासनाल से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से कौन सा धातु युक्त विटामिन है जिसकी कमी से परनीसियस एनीमिया होता है? तो यह होगा आपका साइनोकोबालामिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, देखिए। धमनियों की भित्तियां मोटी होती है क्योंकि धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। तो ये हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन रुधिर वाहिनियों के संबंध में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, ठीक है। फुफ्फुस धमनी शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। रक्त कोशिकाएं हृदय की दीवार को रक्त की आपूर्ति करती हैं। तीसरा है कोरोनरी धमनी विभिन्न अंगों की दीवार को रक्त की आपूर्ति करती है। और चौथा है धमनियों का रंग लाल और शरीर की सतह पर मौजूद होती है। कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा चारों के चारों कथन सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक यीस्ट कोशिका में एक ग्लूकोज अणु कुल कितने एटीपी उत्पन्न करता है? कितने करता है? तो यह है 2 एटीपी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही सुमेलित कीजिए। अग्र छोर मीठे स्वाद, पश्च छोर खट्टे स्वाद, पश्च किनारा नमकीन स्वाद और पार्श्व अग्र किनारा कड़वे स्वाद। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो ये होगा अग्र छोर मीठे स्वाद होता है, ठीक है। और पश्च छोर ये कड़वा होता है और पार्श्व पश्च किनारा ये खट्टा होता है और पार्श्व अग्र किनारा ये नमकीन स्वाद होता है, ठीक है। सबको उलट पलट दिया है, तो पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से हीमोफीलिया रोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हीमोफीलिया को क्रिसमस रोग भी कहते हैं। हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहते हैं, रॉयल डिजीज। इस रोग में पुरुष सदैव वाहक और महिलाएं रोगी होती हैं। कौन सा कथन सही है? तो यह केवल 1 और 2 सही है। तीसरा वाला जो कहता गलत है, महिलाओं वाला। क्वेश्चन नंबर 86 है, मंगोली जड़ता को वैज्ञानिक रूप से किस नाम से जानते हैं? मंगोली जड़ता, सुनिए नाम, इसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीटासिन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसे दुग्ध स्रावक हार्मोन भी कहते हैं, इसे लव हार्मोन भी कहते हैं, इसे वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। तो कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। 88 में कह रहा है, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों का अध्ययन करने का विज्ञान या कीटों के मारने का विज्ञान? तो ये है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बी पे लगा है लेकिन आप ये देखिए ए। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य युग्म है? पीडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, जेरेंटोलॉजी वृद्धि होने की प्रक्रिया, एंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन और अर्थोलॉजी अस्थि संधि का अध्ययन। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। एंटोमोलॉजी ये मानव शरीर का अध्ययन नहीं है, ये होता है कीट पतंगों के अध्ययन, ठीक है। मानव का अध्ययन कौन करता है? एनाटॉमी। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है पहचान कीजिए। तो किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र एंडोस्कोपी कहलाता है और ईसीजी का पूर्ण रूप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। कौन सा कथन सही है? 90 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो इसमें केवल एक कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। तो ईसीजी जो है, ईसीजी का पूर्ण रूप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, न कि ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 91 है, क्या कारण है कि जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन की तुलना में बहुत तेज होती है? क्या कारण है? यह होती है जल में O2 की मात्रा कम होने से, ऑप्शन नंबर डी। 92 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है। तो यह होता है फेफड़ों की कोशिका कोशिका में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन बताना है। 120 mmHg सिस्टोलिक रक्तदाब माना जाता है, सही है। 80 ये रक्तदाब माना, ये भी सही है।
मनुष्य का हृदय एक धड़कन में 0.8 धड़कन का समय लेता है, ये सही है। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय औसतन 7 से 8 लीटर रक्त पंप करता है, ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये हो जाएगा गलत। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय 5 लीटर रक्त काम करता है, न कि 7 से 8 लीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग है, कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा किडनी, मूत्र नली, उसके बाद मूत्राशय, फिर मूत्र मार्ग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीमोडायलिसिस किडनी के खराब होने पर किया जाने वाला उपचार है। हमारी किडनी औसतन प्रतिदिन 180 लीटर रक्त निस्यंदित करती है, कौन सा कथन सही होगा? तो ये है इसमें ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई कथन सही नहीं है, मतलब ये असत्य बताना है ना, तो सभी दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कहा गया यहाँ पर ऐसे मिलाने के लिए क्वेश्चन है। तो चलिए मिलाते हैं। लार आपका हो जाएगा टाइलिन, और अमाशयी रस तो ये हो जाएगा पेप्सिन 4 में, और अग्नाशयी रस तो ये हो जाएगा ट्रिप्सिन, और अंतरायसी रस ये हो जाएगा डाइसैकेरेजेस। क्या है? 3 4 2 1, 3 4 2 1 है? नहीं नहीं नहीं, सही है, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 97 है, मस्तिष्क का वह भाग जो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, सामान्यतः उसे श्वसन केंद्र भी कहा जाता है। मस्तिष्क का वह भाग कौन सा है? बताइए, इसको तो याद रखना चाहिए सबको, कौन सा है? तो इसको श्वसन का केंद्र मस्तिष्क के मेडुला को मेडुला ऑब्लंगाटा कहा जाता है। ठीक है। एक इसको हाइपोथैलेमस का भी याद रखिए, ये सब चीज को कंट्रोल करता है, इमोशन को, सब चीज को मस्तिष्क भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 98 है, मोनोसैकेराइड कार्बन अणुओं के किस समूह से संबंधित है? बताइए। न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। 99 नंबर क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? विटामिन के बेरी बेरी, विटामिन ए जीरो पथलियमिया, और सी है स्कर्वी, डी है रिकेट्स। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा बेरी बेरी। के में होता है रक्त का थक्का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सॉरी 100 है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? हृदय को धड़कन को उत्तेजित करने वाला, तो यह है थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पक्षी यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, मनुष्य की मांसपेशियों में अनाक्सी सृजन श्वसन होता है, पीनियल ग्रंथि हमारी जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है, कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा तीनों के तीनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 1 मिनट। ओके। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? त्वचा उपकलीय ऊतक का बना होता है, और दूसरा है पौधों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार विभजतक ऊतक होता है, और तीसरा है कंडरा संयोजी ऊतक हड्डियों से जोड़ता है, कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही नहीं बताना है, तो ऑप्शन नंबर जो ये थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत है, और 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 हटा दीजिए, तो आप केवल 2 हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला क्वेश्चन है।
तो ये इसको मिलान करते हैं। थायराइड, थायराइड हो जाएगा आपका थायरोक्सिन, और अग्नाशय, अग्नाशय हो जाएगा इंसुलिन, अधिवृक्क ये हो जाएगा एड्रिनल, और पीयूष ये हो जाएगा वृद्धि हार्मोन। तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 3 4 1। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें है रक्त स्कंदन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हीमोस्टेटिस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? ये कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं, यह डीएनए तथा प्रोटीन से निर्मित होते हैं, ये अनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने जीव द्रव्य की खोज की थी? जीव द्रव्य की खोज तो ये किया था डुयार्डिन ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? एक कोशिकीय जीव तो यह है विषाणु, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहा जाता है। कोशिका झिल्ली एक अर्ध पारगम्य संरचना होती है। कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 109 है, कोशिका भित्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली की भांति यह पारगम्य नहीं होती हैं, यह पादप कोशिका को सुरक्षा तथा आंतरिक सहारा प्रदान करती है। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका झिल्ली की भांति पारगम्य नहीं होती है, ये कथन गलत है। नहीं, गलत पूछा है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बाकी 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से किसके विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है? साइटोकाइनेसिस बताइए। केंद्रक, कोशिका द्रव्य, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट है, जीवों में घाव का भरना किस प्रकार के विभाजन का उदाहरण है? तो यह है समसूत्री, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहा जाता है? प्राचीनतम जीवित जीवाश्म तो यह कहा जाता है आर्कीय बैक्टीरिया को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज तो यह है विषाणु, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण नहीं होता है? केले में बंकी टाप आप बनाना रोग, नींबू का कैंकर रोग, आलू का सेंथिल रोग, या गेहूं का टुंडू रोग? कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए है, केले में बंकी टाप आप बनाना रोग। नेक्स्ट है, नाखूनों तथा बालों में उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? नाखूनों तथा बालों में तो इसको कहा जाता है कीरेटिनोफिलिक, ऐसा सा नाम है, कीरेटिनोफिलिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन माइकोलॉजी कहा जाता है? माइकोलॉजी तो यह है कवक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? तो यह होता है रोसेला, ऑप्शन नंबर बी। 118 नंबर क्वेश्चन है, लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं, और दूसरा है वायु प्रदूषण वाले स्थान पर लाइकेन अधिक उगते हैं। सही नहीं है पूछा है इसमें, ठीक है, कौन सा सही नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? अंतरिक्ष शैवाल तो इसे कहता है क्लोरेला को। तो अंतरिक्ष यात्रा के दौरान प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए क्लोरेला शैवाल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्म की संज्ञा दी जाती है? जीवित जीवाश्म तो यह है साइकस। नेक्स्ट है, कोशिका द्रव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में पाए जाने वाले द्रव्य पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। और दूसरा है, कोशिका द्रव्य में ही अंतर द्रव्य जालिका, राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। और तीसरा है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। कौन सा कथन इसमें असत्य बताना है? ठीक है, सत्य असत्य को हमेशा ध्यान दीजिए, कौन सा कथन असत्य बताना है। तो देखिए, इसमें सत्य ही पूछा था, यहाँ पे गलती से सत्य लिखा हुआ है, तो सत्य बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी के सभी कथन हो जाएंगे सही, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 122 आइए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है? जीवाणु जनित रोग है तो यह है निमोनिया। तो निमोनिया जीवाणु जनित रोग है और डिप्लोमोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है। क्वेश्चन नंबर 123 है, क्रेब्स चक्र मनुष्य की शारीरिक क्रियाविधि के किस भाग से संबंधित है? तो ये है श्वसन तंत्र से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है? तो यह है पास बैरोलाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर कार्य है? शरीर का तापमान नियंत्रण, भोजन सामग्री, अंतःस्रावी एवं उत्सर्जित पदार्थों, गैसों आदि का परिवहन। कौन सा सही होगा? तो ये हो जाएगा, तो दोनों के दोनों का सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ मानव शरीर के लिए हानिकारक नहीं है? प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टालिटिका, एंट अमीबा जिनजीवेलिसिस, लिसमैनिया डोनोवानी और एंट अमीबा कोलाई। कौन सा सही होगा इसमें बताइए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंट अमीबा कोलाई। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? श्वेत रक्त कणों का जीवन काल 2 से 5 दिन है। शरीर के कुल भार में जल का प्रतिशत 55% है। 55% है, 65% होगा। पोलियो ड्रॉप की खोज जॉन साल्क है और विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया था। कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो देखिए इसमें इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 और 3 सही है, ठीक है। नहीं पूछा है ना, 2 और 3 गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और 1 और 4 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, अग्नाशयी रस में उपस्थित किस एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन किया जाता है? तो ये होता है ट्रिप्सिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व नहीं है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर या मैग्नीज? कौन सा नहीं है? तो ये होता है मैग्नीज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में इंडोल एसिटिक एसिड के संश्लेषण में उपयोगी होता है? कौन सा होता है? तो ये होता है जिंक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 131 से प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लाल एवं नीले प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। ताप बढ़ाने के साथ प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती जाती है। कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य होगा बताइए? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनियत तापी वर्ग का उदाहरण है? अनियत तापी, तो यह है सरीसृप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक प्रोटीन होता है जो जैव उत्प्रेरक के रूप में शरीर की जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सुमेलित नहीं है? विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, ई है टोकोफेरॉल, B12 साइक्लोकोबालामाइन और B7 पायरिडॉक्सिन। B7 पायरिडॉक्सिन है। B7 आपका ये इसका B7 का नाम, रासायनिक नाम बायोटीन है, ना कि पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको नाम याद है कि नहीं? देखिए विटामिन ए का रेटिनॉल, B1 को बोलते हैं थायमिन, B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन और B5 को बोलते हैं नियासिन और B9 को बोलते हैं फोलिक एसिड। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड और के को बोलते हैं पिलोक्लिविन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135 है, वायवीय श्वसन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कथनों पर विचार करें। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण माइटोकॉन्ड्रिया में तथा द्वितीय चरण कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। कौन सा कथन गलत है? तो ये इसमें जो है दोनों कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है और वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होकर CO2 तथा जल का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों कथन गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 136 है, मनुष्य में निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होता है? बताइए किसके कारण होता है? तो ये होता है प्रोटोजोआ। तो मनुष्य में निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसके अतिरिक्त पेचिस, मलेरिया, पायरिया, कालाजार अन्य प्रोटोजोआ जनित प्रमुख रोग है। अब आता है 137 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पीत ज्वर जीवाणु,
एस्केरिएसिस निमेटोड, टीनिएसिस परजीवी, गाउट सिट्रिक अम्ल। बताइए कौन सा गलत है इसमें? ये हो जाएगा पीत ज्वर जो जीवाणु है, ये गलत, ये विषाणु होगा। ठीक है, जीवाणु यहाँ विषाणु होगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्वाइन फ्लू H5N1, बर्ड फ्लू H1N1। कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? सही नहीं पूछा है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन गलत है। देखिए दोनों सुमेलित नहीं है। स्वाइन फ्लू का मुख्य होता है H1 और N1, और जबकि बर्ड फ्लू का होता है H5N1। ठीक है। 139 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? एंथोलॉजी घासों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन, और पोमोलॉजी बीजों का अध्ययन, लिमोलॉजी झीलों का अध्ययन। कौन सा सुमेलित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डेंड्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। ठीक है। और एंथोलॉजी होता है आपका पुष्पों का अध्ययन, और पोमोलॉजी होता है फलों का अध्ययन, लिम्नोलॉजी होता है झीलों का अध्ययन, और लवड़ी जलीय पादपों का अध्ययन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि को रोकने का कार्य करता है? एब्सिसिक अम्ल, साइटोकाइनिन, एथिलीन, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एब्सिसिक अम्ल। तो एब्सिसिक अम्ल हार्मोन पौधों की वृद्धि को रोकने का कार्य करता है, जबकि साइटोकाइनिन पौधों में कोशिका विभाजन के लिए एक आवश्यक हार्मोन है। एथिलीन गैस के रूप में पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन है, जो पौधों की चौड़ाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। यह हार्मोन फलों के पकने की मुख्य भूमिका में निभाता है। तो ठीक है, यह वीडियो हम लोग ये समाप्त करते हैं। तो ये टेस्ट नंबर 9 था। टेस्ट नंबर 10 आएगा, जो कि उसमें रहेगा टेस्ट हिंदी का। ठीक है। और इसी के साथ में ये जो पूरा टेस्ट सीरीज रहेगा ये भी समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग अब फिर दूसरा आर का टेस्ट लाया जाएगा। ठीक है। तो बहुत ही ध्यान लगाकर पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम एकदम नजदीक आ गया। फरवरी मंथ में एग्जाम है, 11 फरवरी को है ना। और भी अगर आपको कोई भी इसमें गलती लगे, कोई त्रुटि हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इसमें और आपको क्या सुधार करवाना है, और क्या कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं। तो उसमें आप हम लोग को फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है। और अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन सही है, तो पहले एक बार उसको देख लिया करिए, क्योंकि जो हम लोग जो बताते हैं वो बहुत ही एक्चुअल होता है। कभी कदार गलत हो जाता है, लेकिन हमेशा क्वेश्चन सही होता है। तो एक आध बार देखा गया ऐसा आप लोग कि वो क्वेश्चन सही रहते हुए भी आप लोगों ने कमेंट किया था कि क्वेश्चन गलत है। तो कृपया इस पर ध्यान दीजिए, ताकि हम लोग उस पर सही आंसर दे सकें। ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।